पति। डॉक्टर दू की दवा आ गई है, इस काढ़े को पी लो, तुम मुझे जरूर याद कर पाओगे। कैसी याददाश्त खोना, यह तो बस उससे शादी न करने का बहाना है। अभी जारी। बस दुख की बात है कि उसे पता नहीं है, उसने गलत शाखा पकड़ ली है। उसके मुंह की ओर देखते ही मेरा जी मिचलाने लगता है। असली तो यह पूर्वी राज्य है, सबसे महान राजकुमारी युंझू मुझो बस महाराज हैं, बेटी की याद में व्याकुल, पालन पोषण की एक प्रतिस्थापन मात्र। युंझू, तुम कब आई? बस सूप पहुंचाने आई थी। सूप गिर गया, मैं वापस जा रही हूं। युंझू, युंझू, सूप गिर गया तो कोई बात नहीं, बाहर बहुत सर्दी है, तुम जल्दी से वापस जाओ, मुझे दुखी मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वापस असली मेरे अपने घर में। प्रिय, महल से फिर खबर आई है, आप साधारण जन में दशकों रहे, मुश्किल से सम्राट से मिले। क्या आप सचमुच चेंग गोंगजी के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ने, राजकुमारी न बनने और आम लोगों के बीच रहने का फैसला कर रही हैं? मेरा नाम यू लुंझू है, मैं वर्तमान राजवंश की राजकुमारी हूं, जो 10 से अधिक वर्षों से आम लोगों के बीच रह रही हूं। अभी अभी पिता ने मुझे ढूंढ निकाला है। मैं गर्व से महल लौट सकती थी, लेकिन मैं चिंतित थी कि मेरे पति चेंग शिमेई मेरे हैसियत के बराबर नहीं हैं। इसलिए मैंने राजकुमारी का दर्जा छोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था कि वह अपना वादा तोड़ देगा और राजकुमारी मुझू से शादी करना चाहेगा। मेरा स्थानापन्न पिता की दत्तक पुत्री, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके लिए उपयोगी नहीं थी। युंझू, सच में तुम हो? तुम आखिर लौट आई। आदेश वापस भेजो। 3 दिन बाद महाराज मुझे महल वापस ले चलें। युंझू, जाओ, मेरे लिए एक प्याला होश में लाने वाला शोरबा ले आओ। कुमार और कुमारी सोने जा रहे हैं, कृपया आप वापस जाएं। सोने का समय हो गया है। यह असंभव है, वह ऐसा नहीं कर रही थी। मेरा इलाज करने के लिए हर रात चिकित्सा किताबें पढ़ती थी, दीपक जलाकर रात भर पढ़ती थी। इतनी जल्दी कैसे सो गई? मुझे अंदर जाने दो। हट जाओ। आज रात साथियों के साथ मिला था, काफी शराब पी ली। यह सिर हवा लगते ही बहुत तेज दर्द करने लगता है। तुम जो खमीर उतारने का सूप बनाती हो, सबसे कारगर है। जाकर मेरे लिए एक कटोरी बना लाओ। दिन दहाड़े तुम क्या कर रहे हो? पत्नी ने नशा उतारने की सूप बनाई है, सिर्फ महक से ही दिमाग तरोताजा हो जाता है। मैं भी नहीं जानता कितने जन्मों का पुण्य फल मिला है, तुम जैसी पत्नी पाकर। देवी जैसी पत्नी। तुम्हारे पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही है, कपड़े उतार दो, मैं उन्हें धोने जा रहा हूं। और शराब शरीर को नुकसान पहुंचाती है, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते।
पत्नी जी का सबक सही है, लेकिन कल रात शराब पीने वाले सभी राजधानी के कुलीन परिवारों की महिलाएं हैं। भविष्य में मेरी परीक्षा में सफलता और सरकारी सेवा फिर भी निर्भर करेगी उनके समर्थन पर। क्या यह हमारे लिए नहीं है? बेहतर जीवन जीने के लिए क्या बेहतर दिन आएंगे? सब कहते हैं आदमी के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है। तो जब तुम बन जाओगे प्रथम स्थान पाने वाले, क्या तुम भी उन बेवफाओं जैसे बन जाओगे? मैं कसम खाता हूं, आगे चलकर अगर मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो मुझे आसमानी बिजली करके बुरी मौत मारे। छी छी छी, वह अशुभ बात मत कहो। धन दौलत ये सब बाहरी चीजें हैं, मुझे परवाह नहीं। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि हम दोनों साथ बुढ़ापे तक साथ रहें। खड़े क्या देख रहे हो, जाओ। मुझे अभी जल्द ही कमरे में आराम करना है। पीना है तो खुद बना लो, मैं सोने जा रही हूं। तुमने क्या कहा? युंझू, क्या तुम? कुछ सुनाई दिया? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। बस इतना ही है। बाहर बर्फ है, रास्ता फिसलन भरा है। जल्दी में चल रहा था, गलती से बाहर दरवाजे पर गिर गया। दवाई का बर्तन टूट गया। फिर मैंने हुआ जुआन को कहा कि मुझे वापस ले चलें। तुम ही बताओ, तुम हमेशा ऐसी ही लापरवाह होती हो, बिल्कुल सभ्य लड़की जैसी नहीं। तुमने कोई शालीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें सभ्य लड़कियां पसंद हैं तो मुझसे तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो। अब तो तुम पहले ही भूल चुके हो हमारे पुराने रिश्ते को। यह कैसे हो सकता है? फिर पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अभी राज्य परीक्षा में प्रथम आया हूं, भविष्य उज्जवल है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो तुमने मुझे भुलक्कड़ बनाकर धोखा दिया, मुझे तलाक नहीं दिया। यह मेरे प्रति स्नेह नहीं था, पुराने प्यार का अंत नहीं हुआ है, बल्कि मुझे चिंता है तुम्हारी प्रतिष्ठा और करियर की। चेंग गोंगजी, रात गहरी और ओस भारी है। चूंकि तुमने कहा है कि याददाश्त लौटने से पहले तुम मेरे साथ शिष्टाचार बनाए रखोगे, तो फिर यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम मेरे सामने बने रहो। वापस जाइए। यूझू, आज तुम आखिर हुआ क्या है? क्या इसलिए कि 3 दिन बाद मैं राजकुमारी मूचू से विवाह करने जा रहा हूं? मैं तुम्हें कुछ कहूं, तुम बहुत जलन करने वाली हो। राजकुमारी मुजू बहुत कीमती हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तुम एक किसान की बेटी हो, एक ही आंगन में रहती हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छाई को नहीं पहचानती हो। मैं अच्छाई को नहीं पहचानती हूं, परंतु जब तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, तब तुमने मुझसे शपथ ली थी कि तुम कभी मुझे किसी और के साथ पति बांटने नहीं दोगे। यदि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो वादा क्यों किया था? बस करो, मैंने कह दिया है। मुझे याददाश्त खो गई है, मुझे पहले की बातें याद नहीं हैं। क्या मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया? मेरे लिए नशा उतारने का सूप बनाओ। आज मैं तुम्हारे कमरे में ही रुकूंगा, आराम करूंगा। अब तो संतुष्ट हो गए होंगे। चेंग गोंगजी को लगता है कि आप और मैं एक कमरे में रहें। यह मेरे लिए एक एहसान है। यू युनजू, दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, आज के बाद से मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच समझ लो।
जारी रहेगा। प्रिय, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। तुमने चेंग राजकुमार के लिए दान जमा करने की कोशिश की, हमेशा एक पैसा भी खुद पर खर्च करने को तैयार नहीं थी। आज आखिरकार आपने खुद को संवारना स्वीकार किया। जनरल साहब, धन्यवाद मेरे लिए ये कपड़े खरीदने के लिए। राजकुमारी, आप बहुत दयालु हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। महाराज को प्राप्त हुई राजकुमारी का पत्र मिलने के बाद उन्होंने मुझे भेजा है तुरंत राजकुमारी को राजधानी वापस लाने के लिए। मैं दिन रात यात्रा करता रहा, आखिरकार पहुंच गया। जनरल, आपका कष्ट हुआ राजकुमारी के लिए इतना परेशान होना। पहले मैंने सोचा था अगर मैं अपनी राजकुमारी की पहचान वापस पा लूं तो सम्राट कभी नहीं चाहेंगे चेंग शिमेई दामाद बने। इसलिए मैंने आदेश मानने से इनकार कर दिया और राजधानी लौट आई। सम्राट को चिंता में डाल दिया। महाराज, आपने बहुत कष्ट सहे। आज के दिन सम्राट से शीघ्र मिलना वास्तव में संसार का महान सौभाग्य है। बस 2 दिन और प्रतीक्षा करो। मैं अवश्य यहां से जाऊंगी और इस स्थान से सदैव के लिए संबंध विच्छेद कर लूंगी। प्रिय, कुंवर चेंग के पैर का दर्द फिर से बढ़ गया है। असहनीय पीड़ा है। वह आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। कुछ भी पता नहीं है। एक सजीव इंसान संभाल नहीं सकते। बेकार हो तुम। प्रिय, तुम लौट आई, यह क्या हुआ? चेंग साहब के पैर में पुराना दर्द फिर से उभर आया है। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? युंजू, आज तुम कैसे सजी हो? इतनी सुंदर। कुछ नए कपड़े खरीदे। चेंग गोंगजी ने मुझे बुलाया है। क्या बात है? जल्दी बताओ। अरे ये मेरी टांग, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे धुंधली सी याद है। पहले ऐसा लगा था कि मैं पहाड़ से गिर गया था। फिर तुम मेरे पास थे, देखभाल कर रहे थे। मुझे लगता है मेरी याददाश्त लौट आई है कुछ हद तक, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूं। युंजू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? युंजू, दरअसल मैं महोदय, जारी रहेगा। कुंवर, राजकुमारी मुजू आपसे मिलने महल आई हैं। जल्दी जाइए। राजकुमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें अधिक प्रतीक्षा न कराएं। कुंवर चेंग, जल्दी जाइए। कुंवर चेंग, क्या तुम सच में मेरे साथ इतनी दूरी बनाना चाहती हो? युंजू, मेरा सब्र सीमित है। पकड़ने के लिए छोड़ना मर्दों का काम नहीं है। वो रूप जो पसंद है। प्रिय, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। प्रिय देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जुइशियान लाउज का मिठाई। आओ जल्दी चखो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। तुम सुबह सवेरे निकले बस यही खरीदने के लिए। कल रात मैंने कहा था कि मुझे तरस लग रहा है, इसलिए मैंने खास तौर पर जाकर इसे खरीद लाया हूं। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। यह फल तो महंगा भी है और मिलता भी मुश्किल से है, और साथ ही तुम्हारी परीक्षा की यात्रा में बहुत खर्चा आएगा। बचत के साथ खर्च करना। मेरे लिए तो
तुम्हारा अच्छा रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक फल खरीदना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं अगर और ज्यादा मांगू, मुझे तो तुमसे डर लगता है। कोई मांग न रखो, चिढ़ होती है। तुम भी खाओ, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। युंजू बहुत भोली है, सच में समझ नहीं आता दूसरों को कैसे खुश करें। नहीं दूसरों के मनोभाव समझ पाती, दिल की गहराई तक पहुंचना। भविष्य में मिस्टर चेंग, चाहे इलाज कराना हो फिर भी आरामदायक है। किसी और को ही बुला लो। युई युंजू, तुम सच में कमाल हो। आज तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, आगे चलकर पछताना मत। प्रिय, क्या तुम सचमुच चेंग गोंगजी को नहीं बताना चाहती कि तुम ही वर्तमान राजकुमारी हो? जब से वह नया विजेता बना है, उसने मुझे अलग कमरा दे दिया है इस एकांत छोटे आंगन में। वह तो बहुत पहले ही ठान चुका था। मेरा और उसका जीवन बहुत पहले ही अलग हो चुका है, फिर बताने की क्या जरूरत है। माफ कीजिए, मैं वास्तव में नहीं कर सकती। एक अजनबी के साथ एक साथ रहते हैं। यह लड़की तुम्हारे लिए है, जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ऐसा करते हैं, पहले तुम पिछले कमरे में रहने लगो। जब मुझे तुम्हारी याद आएगी, जरूर भव्य बारात भेजूंगा, फिर से तुम्हें विधिवत घर लाऊंगा। इससे पहले मैं नहीं जानती थी। क्या तुम तैयार हो थोड़ा कष्ट सहने के लिए? मेरे पति ने कहा था वह मेरे साथ जीवन भर एक दूसरे के लिए रहेंगे। मैं अपने पति पर विश्वास करती हूं। तो आज से शुरू करते हैं। पहले संबोधन बदल लेते हैं। अब से मुझे पति नहीं कहना। राज्य परीक्षा के विजेता के घर की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए आगे से बिना कारण मेरे पास मत आना। तुम तो बनने वाले हो मेरे दामाद। मेरा दामाद इस औरत को अभी भी रखा हुआ है एक ग्रास अन्न। चेंगलाल, तुम्हारा उसके प्रति अब भी मोह है क्या? अब से 2 दिन बाद मैं यहां से सदा के लिए जा रही हूं। रुको, विराम। कल मुझे राजमहल लौटना है। यहां की हर चीज मेरी नहीं है। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। यह विराम पत्र यहीं रहेगा। बस इसे मेरा मान लो, उसके लिए बधाई का तोहफा। प्रिय पत्नी। राजकुमारी मुझू आ गई हैं। जल्दी बाहर आकर सम्मान से प्रणाम करो। कोई बात नहीं जी, क्यों इस साधारण ग्रामीण महिला से बहस क्यों करें? इतनी गर्मी क्यों है? कोई है? उसकी अंगीठी हटाओ, खिड़कियां खोलो, उसके कमरे में हवा आने दो। राजकुमारी, यह कड़ाके की सर्दी है। बीबी बीमार हैं। क्या तुम उन्हें ठंड से मारना चाहते हो? हाँ तो क्या हुआ? मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक चींटी हो। यू युंझू, चाहे तुम पवित्रता का दिखावा करो या चालाकी के हथकंडे अपनाओ तो क्या हुआ? चेंग लांग फिर भी अपना मन नहीं बदलेगा। तेरी जान बस मेरी एक सोच पर है। आज मैं यहां आई हूं एक शुभ समाचार लेकर तुझे बताने के लिए। पहली, तू राजा के लिए जो भावना रखता है, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, मेरे साथ ही इस घर में आओगी।
उपपत्नी बनकर रहना। तुम लोग हद कर रहे हो। सभी घर के कामकाज तुम ही सौंपते हैं। तीसरी बात यह है, क्या तुम जानते हो, मेरा नाम राजकुमारी मुजू है। यह नाम याद करने के लिए है, उस बड़ी राजकुमारी को जो बचपन में खो गई थी। मैं चाहती हूं तुम अपना नाम बदल लो। शाही नामों का अपमान नहीं करना। और तुम चेंग शिमेई, क्या तुम भी राजकुमारी की तरह चाहते हो कि मैं अपना नाम बदल लूं? राजकुमारी, तुम यह क्या कर रहे हो? चेंग जान, हमारी शादी के बाद क्या तुरंत राजधानी लौटना है? पिता महाराज को प्रणाम करने आई हूं। अगर पिता महाराज को पता चल गया इस ग्रामीण स्त्री का नाम, मेरी गुमशुदा बड़ी बहन वर्तमान राजकुमारी एक ही उपनाम, तो पिता महाराज भयंकर क्रोधित हो जाएंगे। शरीर और बाल, जन्म तिथि और नाम माता पिता से मिले हैं, आसानी से कैसे बदल सकते हैं? राजकुमारी के लिए आपने पत्नी को उपपत्नी बना दिया, यह पहले ही अपमानजनक है, फिर कैसे? दुस्साहसी दास, राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत! अरे लोगों, इन सबको मेरे सामने से बाहर खींच ले जाओ, 100 कोरों की सजा दो। रुको राजकुमारी, तुम गुस्सा मत करो। यह सिर्फ यू लुंजू का नाम है। तुम्हारा स्थान नीचा है। इतनी सम्मानित राजकुमारी के साथ नाम का टकराव कैसा लगेगा? जल्दी से अपना नाम बदल लो और राजकुमारी से माफी मांग लो। इस मामले को यही समाप्त करते हैं। तो तुम लोगों के कहने के अनुसार मुझे क्या नाम बदलना चाहिए? बस कहो, यू जियान न्यू कैसा रहेगा? कौन सी लड़की ऐसा नाम रखती है? यह तो साफ तौर पर अपमान है। क्या जुआंग लैंग सच में? क्या तुम आंखों देखते रहोगे अपनी पत्नी को जो तुम्हारे साथ कष्ट सहती है, वह तुम्हारी पत्नी इस तरह अपमानित होती देखोगे? बस एक नाम है, राजकुमारी ने नाम दिया है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी से अपना नाम बदल लो। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले दासी का सम्मान दिखाओ। चेंग शिमेई, तुम सच में नहीं मुझे निराश किया। आज वह व्यक्ति जिससे मैंने शादी की थी बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। मैंने व्यक्ति को पहचानने में गलती की। मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना, लेकिन अच्छा ही हुआ। मुझे पुरानी यादों से भी मोह नहीं। यू युंझू, तुम खुद को अच्छे से देखो। अब तुम्हारे पास क्या अधिकार है मुझसे बहस करने का? बस इतना ही। जुआंग तुम्हें नीचा नहीं समझता। तुम्हें उपपत्नी बनाकर तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। यह महान एहसान मैं नहीं उठा सकती। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। यह क्या चीज है? महल छोड़ दो। तुम कहां जा रही हो? वह और कहां जा सकती है? बस कुछ चालें चल रही है, छलावे भरे हथकंडे, पकड़ने के लिए छोड़ने का नाटक, तुम्हारा मन वापस पाने की कोशिश, बस घबराहट है। युई युंझू, तुम अभी जो इतनी मेहनत कर रही हो वास्तव में पसंद नहीं आती। जुआंग के महल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह के विषैले इरादों वाले, नियम तोड़ने वाले लोगों को। चेंग बाबू, बिना नियमों के काम नहीं चलता। मेरी राय में उसे एक सबक सिखा देना चाहिए। यह क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? बिल्कुल नहीं। जो तुम कहोगे वही होगा। युई युंझू, राजकुमारी आपको शिष्टाचार सिखाने को तैयार हैं। यह आपका सौभाग्य है। ये नियम अच्छे से सीख लो। गवाओ मत मेरे जुआंग परिवार की प्रतिष्ठा। मैंने अपना नाम और उपनाम बदल लिए हैं।
पत्नी को उपपत्नी बना दिया है। राजकुमारी और क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि कल सभी मेहमानों के सामने तुम मुझसे घुटने टेककर माफी मांगो। जब मैं महल में प्रवेश करूं, मेरे सामने घुटने टेककर, मेरी पालकी की सीढ़ी बनकर। राजकुमारी सचमुच सुंदर दिखने के साथ दिल भी अच्छा है। यू युंझू, फटाफट हाँ क्यों नहीं कह देते? राजकुमारी मुझू इतनी महान है। इस बार तो बहुत बड़ी रियायत है। क्या तुम सपने में भी मुझे पाना चाहते हो? तुम्हें पहचाना हमारी याद दिलाता है पति पत्नी का प्यार। यह 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। मैं चाहता हूं तुम इसे न चूको। क्या तुम जानते हो कल क्या दिन है? दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। स्वामी, पत्नी, मेरे पास न धन है न प्रसिद्धि। मुझसे विवाह करो। क्या तुम्हें पछतावा है? तुम्हारा हृदय नहीं बदला। मेरा हृदय पश्चाताप नहीं करता। मैं कसम खाता हूं, इस जन्म में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे भुगतनी पड़े हजारों तीरों का दर्द, हड्डियों तक को खोखला कर देने वाला दर्द, और मेरी मौत भी बुरी हो। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे गायब होना ही होगा पूरी तरह से। इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। प्रिय चेंग जी, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी प्रणाम करो। शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है। सभी मेहमान देख रहे हैं। दूल्हे को क्या हो गया है? मैं बेचैन हो रहा हूं। यह क्या हो रहा है? युरुंझु कहाँ है? क्या उसे आज नहीं कहा गया था सभी मेहमानों के सामने? राजकुमारी मुजू के लिए सिर झुकाकर माफी मांगू। वह कहाँ गई है? यू युंझू कहाँ है? उसके आंगन में जाओ। उसे मेरे पास ले आओ। शादी के दिन गायब थी। चेंग लांग, हमारी शादी की रस्म अभी पूरी नहीं हुई है। तुम उस अशुभ औरत को इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रही हो? अशुभ औरत, क्या कर रही हो? राजकुमारी, मैं तुम्हारा रुतबा बना रही हूं। आज की शादी बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक छोटी पत्नी के रूप में शुरुआत से ही गायब नहीं हो सकते। मैं जाकर उसे वापस लाता हूं, फिर तुमसे विवाह करूंगा। मेरा इंतजार करना। चेंग शिमी, एक कदम भी चलकर दिखाओ। चेंग शिमी, जुआन युआन, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या युंजो नाराज है? गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया, बाहर आने से इनकार कर रही है। छोड़ो, बस इंसान गुम नहीं हुआ, बस। मैं अभी उसे समझाता हूं। नहीं, युई बेगम का कमरा, वहां कोई नहीं था। मैंने पूरा आंगन छान मारा, फिर भी किसी का पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं दिन निकलने से पहले ही युई बेगम महल से निकल गईं। हम दास राजकुमारी का महल में वापस स्वागत करते हैं। मेरा आदेश सुनाओ। सब कुछ मिटा दो, मेरे आम लोगों में निशान। आज से दुनिया में अब यू युंझू नहीं है। कल कल स्वाभाविक रूप से मैं और राजकुमारी शादी कर रहे हैं। यह शुभ मुहूर्त है, बहुत शुभ दिन। मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं।
चेंग शिमी, कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद हम जीवन भर नहीं मिलेंगे। विवाह संस्कार। हम दरबारी राजकुमार का महल वापसी पर स्वागत है जारी रहेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कैसे संभव है? युंजू इस दुनिया में का कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई दोस्त। उसे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूं। वह ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़कर जाओ। चेंग लांग, एक अनाथ लड़की, चले गए तो चले गए। यह भी समझदारी है। तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं। बदनामी का बोझ। चलो हम शादी की रस्म पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है। वह एक अकेली अनाथ लड़की है। वह कहां जा सकती है? उसका सबसे प्रिय व्यक्ति मैं ही हूं। मुझे विश्वास नहीं कि वह मुझे छोड़ सकेगी। मुझे छोड़कर मैं विश्वास नहीं करता। चेंग शिमी, राजकुमारी। सारा सामान अभी भी यहां है। वह एक अकेली औरत है। बिना पैसों के वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वह जरूर मुझसे नाराज होकर। तलाकनामा। तुमसे शादी कर सकूं, मेरा सौभाग्य है। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे लिए यही कामना करूंगी कि तुम्हारा जीवन लंबा हो। लेकिन हम दोनों का अब कभी मिलना नहीं होगा। तुम मुझे जीवन भर नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ? युंजू, अगर तुम अपना नाम बदलना नहीं चाहती तो मत बदलो। अगर तुम रखैल बनना नहीं चाहती, क्या प्रतिष्ठित उपपत्नी बनोगी? मैं तुम्हें सम्मानजनक दर्जा दूंगा। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, एक बेटा या बेटी हो जाए। युंजू, जारी रखें। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कैसे संभव है? युंजू इस दुनिया में का कोई रिश्तेदार नहीं है, न ही कोई दोस्त है। उसका सबसे प्रिय व्यक्ति मैं ही हूं। वह कैसे संभवतः मुझे छोड़ सकती है? चेंग लाल, वह अनाथ लड़की चली गई तो चली गई। इससे पता चलता है कि वह समझदार है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बदनामी का बोझ उठाना। चलो हम अपनी शादी की रस्म पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है। वह कहां जा सकती है? उसका सबसे प्रिय व्यक्ति मैं ही हूं। मुझे विश्वास नहीं कि वह जाने देगी मुझे छोड़कर। मैं विश्वास नहीं करता। चेंग शिमी, राजकुमारी, स्वामी। सारा सामान तो यहां है। वह एक अकेली औरत है। पैसे नहीं हैं तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वह जरूर यहीं कहीं है। मुझसे नाराजगी जता रही है।
तलाकनामा। तुम्हारा हाथ अपने हाथों में संभाल पाना मेरे भाग्य की बात है। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे लिए यही कामना करूंगा कि तुम और वह लड़की सदा साथ रहो और हमारा मामला जीते जी फिर कभी न मिले। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा तुम मुझे जीवन भर नहीं ढूंढ पाओगे। निगल लो। युंझू, अगर तुम अपना नाम बदलना नहीं चाहती तो मत बदलो। अगर तुम बड़ी रखैल नहीं बनना चाहती क्या छोटी रखैल बनोगी? मैं नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक बच्चा हो जाए उसके बाद। युंझू, युंझू, हुआ जुआन, तुम कैसे? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी? राजकुमार, आपको गलत याद है। आपकी पत्नी बाहर ही खड़ी है। वर्तमान की सम्मानित दूसरी राजकुमारी, राजकुमारी मुझू। मैं युई युंझू की बात कर रहा हूं। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। उसने तुम्हें भेजा है। बस यह देखना चाहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है या मैं दुखी हूं। वह कहाँ है? मैं अभी उसके पास जाता हूं। माता पिता नहीं है, कोई खानदान नहीं है, जड़ी बूटी बीनने वाली लड़की मेरे योग्य भी है। यह नया राजकुमार। ये बात, क्या यह राजकुमार तुम नहीं हो जिसने यह खुद कहा था? वह जानती है। वह सचमुच जानती है। बिल्ली का चूहे पर रोना। राजकुमार, आपकी तरक्की जल्द हो। इसलिए तो वह बदल गई इतनी ज्यादा। इसलिए तो उसने नाम भी बदल लिया। राजकुमारी की चप्पल बनने को वह भी तैयार है। शहर बंद कर दो। एक मक्खी, कोई भी उड़कर बाहर नहीं जा सकता। अरे कोई है? मेरे लिए घोड़ा तैयार करो। प्रतीक्षा करो। जुआंगुआन साहब ने शहर के द्वार बंद करने का आदेश दिया है। किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाने दिया जाए। हट जाओ। शहर बंद करो। शहर के द्वार बंद करो। सख्ती से जांच करो। शहर छोड़ने वाले सभी लोग। राजकुमारी के दामाद चेंग, दिनदहाड़े शहर के द्वार बंद करना, इसका क्या मतलब है? जनरल जू, मेरी पत्नी गुम हो गई है। मैं उसे ढूंढकर लाने के लिए बहुत बेचैन हूं। जुआंगुआन नया राजकुमार है। राजकुमारी मुझू, क्या वह आज महल में नहीं आ रही थी? राजकुमारी गायब हो गई है। मुझे यह कैसे नहीं पता? यह मुझू नहीं है। यह मेरी पहली पत्नी है, यू युंझू। चूंकि वह मेरी पहली पत्नी है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैं उसका श्रृंगार पेटी का लाया हूं। मैं उसका श्रृंगार संदूक लाया हूं। इसके अंदर हमारा विवाह पत्र है और वो सब चीजें जो मैंने उसे दी थीं, सब इस बक्से में हैं। क्या यह मेरी पहली पत्नी है? यह महान जुआंगुआन है। इनाम की राशि तो 30 लाख टके चांदी की है। जुआंगुआन का यह महल इतना भव्य बनाया गया है, बस अपनी पत्नी को ये चीजें दे रहे हो। चेंग राजकुमार, सुना है तुमने राजकुमारी को जो मोती दिया उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। सिर्फ इन चीजों से तुम दोनों के पति पत्नी के प्यार का सबूत मिलता है। यह तो बहुत ज्यादा है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है।
युंझू, आश्चर्य नहीं, यह तुम हो। युंझू, जल्दी मेरे साथ वापस चलो। मैं वह नहीं हूं जिसे तुम कहते हो। युझू, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। प्रिय, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहना है? घर जाकर बात करते हैं। जल्दी मेरे साथ घर चलो। शादी के दिन सबके सामने अजनबी महिला के साथ इस तरह खींचातानी करना, जबरन पत्नी बनाना, क्या यही है आज के नए राज्य विजेता की शिष्टाचार? 4 पुस्तकें और 5 क्लासेस और ताओ नियमों, तुमने क्या सीखा है? ये युंझू, मेरा सब्र एक हद तक ही है। मैं जानता हूं, पहले मैंने तुम्हारा गलत किया। मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूं। जल्दी मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। एक प्रश्न, अगर तुम साबित कर सको कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। पहला सवाल, क्या तुम्हें पता है मैं हर साल तुम्हारा जन्मदिन किस तारीख को है? नहीं, मेरी पत्नी को ये चीजें पसंद नहीं हैं। बाहरी दिखावे की चीजें। इसमें रखा हुआ है हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन और मेरी बनाई हुई उसकी तस्वीर। यह कैसे संभव है? चेंग शिमेई, जब तुम अपने मुंह से कही ये युंझू की पहचान साबित करने वाली चीज पेश नहीं कर सकते, तो शहर के दरवाजे बंद करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये युंझू तो मेरी पत्नी है। वह मेरे साथ इतने लंबे समय से रह रही है। वह मेरी पत्नी नहीं है। युंझू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह पालकी में बैठी महान महिला, तुम उनका अपमान करने का साहस नहीं कर सकते। वह मेरी पत्नी है। यह यू युंझू है। जनरल जू, क्या तुम सार्वजनिक रूप से किसी की प्रेमिका छीनना चाहते हो? शीर्ष विद्वान, अगर मैं सचमुच तुम्हारी पत्नी होती, क्या तुम मुझे भव्य बारात लेकर विवाह करने आओगे? राजकुमारी मुझू से तुम्हारी सगाई रद्द हो जाएगी। मैं राजकुमारी से बात कर सकता हूं, विचार विमर्श कर सकता हूं। अगर राजकुमारी मुझू साफ मना कर दे, तुम फिर क्या करोगे? टॉपर, यह दुनिया में ऐसा नहीं है। सारी अच्छी चीजें तुम्हारे सिर पर आकर गिरेंगी। तुम्हारा जन्मदिन। मैं चाहता हूं कि तुम कल सभी मेहमानों के सामने मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। जब मैं यहां आया, मेरे सामने घुटने टेक। जब मेरा पालकी से पैर उतरा, राजकुमारी सच में दिल से भी सुंदर हैं। ये युंझू, जल्दी से हाँ कर दो। क्या तुम जानते हो कल कौन सा दिन है? कल कल स्वाभाविक रूप से मेरा और राजकुमारी का विवाह का दिन है। यह तो गणना किया हुआ शुभ मुहूर्त है। मेरी खुशी खराब मत करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। युझू, मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं करना चाहिए था दूसरी शादी। मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन तुम तो पहले से ही हो माता पिता के बिना। जन्मदिन तो बस वह दिन है जब मैंने तुम्हें पाया। किसी भी दिन मनाने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करते हैं, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए एक शुभ दिन चुनती हूं, ठीक है? क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? सबके जवाब दो, तभी तुम्हारे साथ चलूंगी। एक वचन दे दिया तो फिर नहीं मुकर सकते। यह अशिष्टता मत करो। दूसरा सवाल, चूंकि तुम मेरे पति रहे हो, क्या तुम्हें याद है मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? क्या तुम्हें मेरी याद है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है?
मछली बनाने का क्या काम है? आज रात राजकुमारी मुझू ने कृपा की है। वह हमारे घर खाने आ रही हैं। उसे मछली की कांट फंस गई थी। अब मछली देखते ही डर जाती है। तुम तो जानबूझकर परेशान कर रहे हो। क्या नाराज हो गई? यह मछली मेरी है। बस अब से इस घर में यह पकवान फिर कभी नहीं बनेगा। क्या बदकिस्मती है। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे मछली बहुत पसंद है। युंजू, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। इन दिनों मैंने तुम्हारी अनदेखी की। इस तरह एक आखिरी सवाल। जब तुमने अपनी पत्नी से शादी की थी, तुमने उससे क्या वादा किया था? क्या तुम्हें अब भी याद है? मैं कसम खाता हूं, आगे चलकर अगर मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो मुझे आसमानी बिजली करके और मेरी बुरी मौत हो। युंजू, मैं जनरल, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। चलो हम चलें। युंजू, प्रस्थान करते हैं। युंजू, युंजू, राजकुमारी का पति। बात जारी रखो। जारी रहेगा। कुमार चिंग, मेरे गुरुजी ने कहा है, तुम्हारा और उसका मेल नहीं है। किसी और को बुलाओ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो राज्य के प्रथम विद्वान हैं। उनका इलाज करना संभव है। डॉक्टर दू की कृपा है। डॉक्टर दू, आपने पहले मेरे लिए दवा लिखी थी, मेरा इलाज किया था। इस बार मैं बस जल्दबाजी में घबरा गया था। याददाश्त खोने से तो बहुत आसान है ठीक करना। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। बूढ़ा आदमी तुम्हें बचाएगा। यह तुम्हारी पत्नी को देखकर है, उसकी अनन्य भक्ति के कारण। क्या तुम जानते हो वह तुम्हारे लिए अपना खून दवा में मिलाती थी? तुम्हें चिंता न हो इस डर से छुपाकर तुम्हें नहीं बताया। तुम तो बड़े आराम से हो। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तुम जाओ। मैं उस धोखेबाज को इलाज नहीं करूंगी। पानी। युंझू, पानी। मैं राजकुमारी हूं, बहुत कीमती हूं। क्या यही बात है? तुम्हारी सेवा करूं। तुम मेरी पत्नी हो। पति की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पति होकर भी। चेंग शिमई, तुम समझते हो कि तुम कौन होते हो? अगर तुम इस राजकुमारी को खुश कर सको, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी। नहीं तो मैं ढेरों दांस रख सकती हूं तुम्हारी जगह। तो बदबूदार दवा की गंध से सना हुआ है। माँ जी, माँ, इसे उठाकर बरामदे में ले जाओ, ठंडा होने दो। राजकुमारी के लिए बिस्तर फिर से बिछाओ। हाँ, जल्दी चलो।
स्वामी चिंता न करें, यह दवा मैंने वैद्यडू से मांग कर लाई है। जब आप इसे पी लेंगे आप अवश्य ठीक हो जाएंगे, भले ही आप न ठीक हो। मैं भी जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। गोदाम कैसे खाली हो गया? मेरा वेतन और इनाम का चांदी सब कुछ कैसे गायब हो गया? जल्दी करो, जल्दी जाकर अदालत को सूचित करो। घर में चोर घुस आया है, जल्दी जाओ। चोर नहीं घुसे हैं, यह राजकुमारी हैं। आओ आओ आओ, इन सभी चीजों को सब अंदर ले जाओ, सब कमरे में ले जाओ। सावधान, छूना नहीं, सावधान वरना सिर उड़ जाएंगे। राजकुमारी, तुमने यह सब क्या खरीद लिया? चीजें हैं, इतना सामान क्यों ले आए? ये तो वो सब हैं जो मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ, पाउडर, कपड़े और गहने और श्रृंगार का सामान। हाँ, मेरे पास पर्याप्त नकद नहीं है, मैंने तुम्हारे खजाने का चांदी इस्तेमाल कर लिया। क्या? यह सोने का कंधा कैसा लगा? यह किसी और के लिए आरक्षित है, मैंने पूरी कीमत चुकाई है, 5 गुना ज्यादा। 1200 तैलिंग, दूसरों के हाथों से अभी अभी छीना हुआ 1200 तैलिया। क्या तुम जानते हो मेरी सालाना तनख्वाह कितनी है? मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 80 तैलिया है। यह फीनिक्स हेयरपिन मेरी पूरे 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। चलो जाकर इसे वापस कर दो। क्या तुम पागल हो गए हो? महाराज कुमारी ने जो खरीदा है उसे वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। यह खोना नहीं है, मेरी शान ही नहीं। और सुनो, अगर मैं तुमसे शादी न करती, ये महल के सामान हर महीने भेजे जाते, मुझे पैसे खर्च ही न करने पड़ते। तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे ही नहीं हैं, तुमने वह काबिलियत ही नहीं है। तुम युंझू, तुम्हारे पास यह चांदी कहां से आई? मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक खरीदा था, वह मिट्टी का जेड हार मैंने लौटा दिया है। यह चमकीला जेड हेयरपिन एक टुकड़ा 1 तोला चांदी का है। कितना महंगा है। और यह लकड़ी का हेयरपिन चमकीले जेड जैसा ही रंग है, कोई खास अंतर नहीं है। मैंने पैसे वापस कर दिए, बचे हुए पैसे कहाँ हैं? एक टोकरी बांस की पट्टियां खरीदी, कुछ खिलौने बुन लिए, काफी पैसे भी कमा लिए। ये सारे ब्रश, यह स्याहीदान तुम्हारे हैं। प्रिय, मुझे क्षमा करो, मेरे साथ रहने के लिए तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आगे चलकर जब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मोती और खजाने तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम क्या कर रही हो? मैंने गलती की, यह अंगूठी युंजू को मिलनी चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो। चेंग शिमी, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो हट जाओ। चेंग शिमी, पिताजी का पत्र आया है, कहते हैं बड़ी बहन मिल गई हैं। वह महल में लौटकर कई महीने आराम कर चुकी हैं, अब लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं। परसों ही समारोह होने वाला है, मेरे साथ महल चलो। ये सभी समारोह मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, तुम स्वयं ही चले जाओ। चेंग शिमी, तुम इज्जत नहीं समझते, ऐसा मत सोचो। आज तुम्हारा यह सुनहरा ताज तुम्हारी अपनी क्षमता से प्राप्त हुआ है। तुम आज यह ओहदा पा सकी हो, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है।
राजकुमारी और दामाद का खिताब। अगर मुझे पहले पता होता कि दामाद बनकर कोई अहम पद नहीं संभाल सकते, सिर्फ दिखावटी गुड़िया बनकर रह जाओगे, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। मेरा सब वापस दे दो। तू मेरे सामने बकवास मत कर। यह मत सोच कि मुझे नहीं पता तेरे दिल में कौन बसता है। चेंग शिमेई, मैं तुझे बता दूं, हम दोनों का साथ शांति का नाटक करना ही बेहतर है। चलता रहे, वरना। तुम क्या कर रहे हो? मेरी भावनाओं की अवहेलना मत कहना। तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगा। सम्राट सचमुच राजकुमार से प्यार करते हैं। जब से राजकुमार महल लौटे हैं, ये अनमोल खजाने लगातार उपहार मिल रहे हैं। इसने नौकरानी की आंखें चकाचौंध कर दी हैं। बिल्कुल, राजकुमारी तो सम्राट की लाडली बेटी हैं। राजकुमारी मुजू, बस चेहरा मिलता जुलता है। बड़ी राजकुमारी से थोड़ा सा उसे गोद लेकर लाया गया। मुझू का भी यही इरादा है। राजकुमारी युंझू की याद आती है। महाराज, आपको पता नहीं है, मैंने सुना है उसने अपनी पत्नी को, साफ तौर पर उसकी पत्नी है, लेकिन वह तो बस अमीरी से शादी करना चाहता है। उसने अपनी पत्नी को रखैल बना दिया। शादी वाले दिन तक ऐसा ही रहा। उसकी पहली पत्नी गायब हो गई, तब उसे पछतावा हुआ। उसने शादी की रस्म भी नहीं निभाई। वह पागलों की तरह हो गया। दुनिया भर में अपनी पहली पत्नी को ढूंढने लगा। मैंने सुना है उसकी पहली पत्नी, शायद नाम था, बस। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। जाकर मेरे लिए एक चोगा ले आओ। जी। युंझू, हे कुमार, क्या तुम पागल हो गए हो? यह राजमहल का क्षेत्र है। युंझू एक साधारण नागरिक है। वह कैसे संभव है? तुम कैसे तुम कैसे युंझू, सचमुच तुम हो? इन 6 महीनों में मैंने हर दफ्तर छान मारा। तुम्हारा कोई चिन्ह नहीं मिला। मैंने तो सोचा था इस जन्म में तुम मुझे दिखाई ही नहीं देती। युंझू, मैं जानता हूं मैं गलत था। इस तरह तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाऊंगा। तुम्हारी शादी की रस्म पूरी करूंगा, ठीक है ना? हाथ छोड़ो। नहीं। युंझू, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। राजकुमारी का पति। क्या तुम अब भी नहीं समझे? उसके पहनावे को देखो। यह यूरी युंझू कैसे हो सकती है? मैं पूछ रहा था कि तुम जा क्यों रहे हो, तो तुम किसी ऊंचे से जुड़ गए। बेहतर ऊंची डाली है। लेकिन क्या तुम बिना आहट के दरबार के भीतर आ सकते हो? सोने जवाहरात से लदे हुए। यह तुम्हारी ऊंची डाली आसान नहीं है ना? धृष्टता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान व्यक्ति के प्रति इतनी असम्मानजनक भाषा बोलने की? महान व्यक्ति? इस शाही नगरी में मेरे पिता सम्राट और बड़ी बहन के अलावा और कौन है जो मेरे सामने स्वयं को श्रेष्ठ कहने का साहस करता है? वह बस एक गांव की औरत है। मेरी जूती उठाने लायक भी नहीं है।
हट जाओ। क्या तुम मेरी हैसियत जानते हो? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई? यू युंझू, यू युंझू, राजकुमारी मुझू, प्रकृति में वह सर्वोच्च है, तुम नीच हो। तुम्हारी उस पर ऊंची आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यह तो बस उठा लाई गई है, एक साधारण राजकुमारी, जबकि हमारी राजकुमारी ही हैं असली सोने और चांदी की शाखा। यह हाथ का कंगन तुम्हें कहां से मिला? यह स्पष्ट रूप से मैं हूं, मेरी बड़ी बहन राज्य की महारानी की चीज है। तुम सच में कौन हो? यह जेड ब्रेसलेट क्यों है तुम्हारे हाथ में? हिम्मत कैसे हुई? यह जेड ब्रेसलेट जोड़ी में है। यह पूर्व महारानी की है, जिन्होंने मोती के लिए अपने हाथों से बनाया था। जब युंझू चली गई तो दूसरा कंगन ले गई, वह उसे ढूंढने का मेरा संकेत था। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंगन को छूने की? पिताजी, क्या आप अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? मैंने बस इसे देखा, यह जेड ब्रेसलेट सुंदर है, इसे पहनना चाहती थी। चुप रहो, यह मेरा अपनी बेटी का प्रिय आभूषण है, कोई भी उसे हिला नहीं सकता। लेकिन वह बेटी नहीं है, क्या वह सम्राट की पुत्री है? जबकि स्पष्ट रूप से वह राजकुमारी इतने वर्षों से लापता है और कोई उसे ढूंढ नहीं सका। यह आपकी बेटी ही तो है, जो हमेशा आपके साथ रही। राजा पिता पक्षपाती हैं, और कौन जानता है, महाराज कुमारी ने तो बहुत पहले ही धृष्टता कर दी। मैं तुम्हें बताता हूं, युंझू ही मेरी एकमात्र वास्तविक महाराज कुमारी है। कोई भी व्यक्ति उसकी जगह लेने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर अपमान किया तो मुझे माफ नहीं करना। चाहे कितने भी सालों का पिता पुत्री का प्यार हो, तुम्हें महल के द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम इस वस्तु की पृष्ठभूमि जानते हो, तो इतना अभिमानी नहीं बनना चाहिए। चलो हम चलते हैं। बड़ी राजकुमारी को महल में लौटे हुए 6 महीने हो गए, वह भी 6 महीने से चली गई है। क्या ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह निश्चित रूप से सिर्फ एक संयोग है। उस जेर के बारे में मैंने भी स्पष्ट नहीं देखा। अरे कोई है, इन दोनों को हिरासत में लो। तुम क्या कर रहे हो? राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? दामाद, यह जेर का कंगन दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन मैं अभी महल लौटी हूं। यह बड़ी राजकुमारी की चीज है, उसने शाही परिवार की वस्तु चुराई है। आज उसके लिए मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मुझू, तुम इस राजवंश की दूसरी राजकुमारी हो। बचपन से ही राज परिवार में पली भी हूं, राजसी ऐश्वर्य में पली हूं। तुम झूठे आरोप लगाने के अलावा, जबरदस्ती दबाव डालने के अलावा और कुछ कर भी सकते हो। तुम चुप रहो। इस राजमहल के अंदर मेरी बात पर विश्वास करोगे? कभी भी तेरी जान ले लूंगा। राजकुमारी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अरे तुम, युंझू, छोड़ो भी, बस एक चूड़ी है, उससे बहस मत करो। पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैंने बहुत सारे कीमती सामान खरीदे हैं, बस रख दिए हैं। उस कमरे में जहां तुम रहा करती थी, वहां बगल के कमरे में, वहां हर तरह की चूड़ियां हैं, जो चाहे चुन लो। थू हूं मैं, किसे चाहिए तुम्हारी यह फूटी चूड़ी? अरे अंधों की टोली, इतनी धृष्टता। मेरी कंगन वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें इसकी सजा, आज जो किया है उसका पछतावा जीवन भर रहेगा, जारी रहेगा। क्या सच में? तुम तो बस एक गांव की त्यागी हुई औरत हो। तुम कैसे प्रवेश पा सकती हो इस राजमहल में? फिर कैसे हासिल करती है पैसे और जीवन? बस अमीरों से चिपकती है, अपनी खूबसूरती से जीविका चलाती है।
कुछ अंधेरे काम करती है बस। दामाद, उसने तो गवा दिया तेरा चेहरा। युई युंजू, तू ऐसा कर सकती है? अपनी इज्जत नहीं समझती? क्या तुझे पता है तू मेरी है? मरने की इच्छा है। शू वांजी, शू वांजी, शू वांजी, फिर तुम। यह जेड ब्रेसलेट, निकालो इसे। शू वांजी, वह एक साधारण ग्रामीण महिला है। राजकुमारी का यह आभूषण चुराया है। तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो। क्या तुम त्यागना चाहते हो राजकुमारी से अपनी सगाई को अनदेखा करना? ले लो। शू वांजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर औरत रखने की? मेरी बहन महारानी की प्रतिष्ठा कहां रखोगे? कल मेरा इंतजार करो, मैं जरूर महारानी बहन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कोई बात नहीं। जनरल, यह चीनी गुड़िया नहीं मिली। बालों पर चीनी का पाउडर भी लगा है। नमस्ते सिनेमा प्रेमियों, आज हम बात कर रहे हैं हान ली के उस सफर की जहां उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल का एक गुप्त और अनमोल नुस्खा मिल गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि इसमें लगने वाली जड़ी बूटियां इतनी दुर्लभ हैं कि उसने कभी उनका नाम तक नहीं सुना। अब इन जड़ी बूटियों की तलाश उसे ले जाएगी ब्लड कलर फॉरबिडन जोन के उस खतरनाक रास्ते पर जहां कदम कदम पर मौत का साया है। क्या हान ली इस बार अपनी तैयारी पूरी कर पाएगा? यूट्यूब शो परिवार, बेहतरीन औषधि सूत्र मिलने पर भी वे तैयार नहीं कर सकते। यूट्यूब बो परिवार, अगर आप आध्यात्मिक पत्थर निकालें। यूट्यूब तियाओ परिवार, एक सौदे के बाद यूट्यूब वेई परिवार, उसे न केवल मनचाही औषधि भट्टी मिली, यूट्यूब डू परिवार बल्कि बूढ़े श्रीमान जी का औषधि सूत्र भी मिला। यूट्यूब डू परिवार, जब हान ली ने इन औषधि सूत्रों को ध्यान से देखा, यूट्यूब डू परिवार, उसका दिल दहल गया। यूट्यूब डू परिवार, यह औषधि सूत्र वास्तव में यूट्यूब एक्सक्लूसिव, यह तो हर संप्रदाय का अनमोल आधार बीज पिलाने का गुप्त नुस्खा है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, हान ली के पास अपनी खास छोटी हरी शीशी है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव, उसने सोचा इस कीमती आधार बीज पिल से यूट्यूब एक्सक्लूसिव जितना चाहे उतना पा सकता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव पर जब उसने नुस्खा गौर से पढ़ा, यूट्यूब एक्सक्लूसिव, तो पाया उसमें लिखे जेड मैरो मशरूम, बैंगनी बंदर फूल, यूट्यूब एक्सक्लूसिव और स्वर्गिक आत्मा फल जैसी जड़ी बूटियां, यूट्यूब एक्सक्लूसिव जिनके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। यूट्यूब शेर परिवार, यह अमूल्य आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदा गया औषधि भट्ठी है। यूट्यूब गोल परिवार, यह अमूल्य आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदा गया औषधि भट्ठी है। वाकई असाधारण है। यूट्यूब विशेष, इस भट्ठी से बनी गोलियां यूट्यूब विशेष, उनकी शुद्धता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यूट्यूब विशेष। इसके बाद हान ली ने छोटी हरी शीशी के चमत्कारी गुणों का उपयोग किया, यूट्यूब विशेष, और जड़ी बूटियों के बगीचे में एक गुप्त खेत तैयार किया। फिर उसने बड़े पैमाने पर गोलियां बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के लिए उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। हान ली का मन बहुत भारी था। वह अकेले नदी किनारे टहलने गया। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी। उसने शिष्य शियांग झीली और खाऊ शिष्य को बातचीत करते देखा। उसने शिष्य शियांग झीली और खाऊ शिष्य को बातचीत करते देखा। उनकी बातचीत में होंगकांग गैंग हान ली को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हर बार ब्लड कलर फॉरबिडन जोन खुलने से पहले 7 संप्रदाय गठबंधन बैठक करते हैं। होंगकांग जू ब्लड कलर फॉरबिडन जोन में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। होंगचुन गैंग, यह ब्लड कलर फॉरबिडन जोन कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा है।
खोंगकांग जू केवल यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने की सामग्री मिल सकती है। खोंगकांग जू हान ली का मन हलचल कर उठा। शियांग झीली सीनियर भाई के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए उसने एक कनिष्ठ भाई से बात करने के लिए फल निकाला। श्योंग शिदी के मुंह से पता चला श्योंग जू की शियांग झीली हुआंगफेंग घाटी में। श्योंग गैंग उम्र में सबसे बड़े क्यूई चरण के साधक हैं। श्योंग गैंग वह कई बार ब्लडी फॉरबिडन लैंड में गए हैं। श्योंग फू हर बार चमत्कारिक ढंग से जीवित वापस आए। श्योंग फू बस दुख की बात है कि वह हमेशा फाउंडेशन बिल्डिंग में सफल नहीं हो पाए। श्योंग जू इसी समय श्योंग गैंग 7 संप्रदाय समय पर गठबंधन बैठक में जुटे। खाली नाटक देखो हुआंगफेंग घाटी परंपरा के अनुसार चंद्रसूर्य मणि सौंपने को तैयार है। मैं खाली नाटक देख रहा हूँ। ठीक इसी समय मैं खाली नाटक देख रहा हूँ। नानगोंग वान आगे आकर खड़ी हो गई। मैं खाली नाटक देख रहा हूँ। इस कार्रवाई को रोक दिया। मैं खाली नाटक देख रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया। खाली नाटक देखो ये दोनों अलग अलग समय की फाउंडेशन पिल्स निकली। मैं खाली नाटक देख रहा हूँ। उनकी शुद्धता में बहुत अंतर है। बोलो खाली नाटक देखो अलग शुद्धता वाली पिल्स का प्रभाव बिल्कुल भिन्न होता है। यो कोंग देखता है कि अमृत की शुद्धता में अंतर। वो कोंग देखता है कि यह उसमें प्रयुक्त जड़ी बूटियों की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा है। वो कोंग देखता है कि नानगोंग वान ने ब्लडी फॉरबिडन जोन को 60 साल के लिए बंद करने का प्रस्ताव रखा। यो कोंग देखता है कि नानगोंग वान ने ब्लडी फॉरबिडन जोन को 60 साल के लिए बंद करने का प्रस्ताव रखा। वो कोंग देखता है कि इससे वहां की जड़ी बूटियां फिर से उग आएंगी। वो कोंग देखता है कि लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव रखा गया कोंग देखता है कि इसका तुरंत विरोध हुआ। वो सी पाता है कि हर संप्रदाय अधिक फाउंडेशन एलिक्सिर चाहता है। वुकोंग ने देखा कि नानगोंग वान ने चंद्रसूर्य मणि को सक्रिय करने का निर्णय लिया। जैसे ही मणि सक्रिय हुई वुकोंग ने देखा कि लोगों ने तुरंत इसका पता लगा लिया। वुकोंग ने देखा कि पहले की चमकदार मणि अब फीकी पड़ गई है। इसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। कुछ जांच के बाद वुकोंग देखता है कि चमड़े के आदमी का निष्कर्ष है कि चंद्रसूर्य मणि सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होती है। वुकोंग देखता है कि हाल के वर्षों में ब्लड कलर फॉरबिडन जोन बहुत बार खुल रहा है। वुकोंग देखता है कि इससे वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जा रही है। वुकोंग देखता है कि इससे भी ज्यादा कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। वुकोंग देखता है कि इसके पीछे शायद डार्क कल्ट का छिपा हाथ है। वुकोंग देखता है कि बड़े भाई हान। वुकोंग देखता है कि क्या सच में तुम हो। वुकोंग देखता है कि सुश्री हान। वुकोंग देखो पिछली बार ताइनान घाटी में विदा होने के बाद वुकोंग देखो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वुकोंग इस समय मिस हान आत्मा पशु पर्वत की एक सदस्य बन चुकी हैं। वुकोंग और इस बार वह 7 संप्रदायों के सम्मेलन में भाग लेने आई हैं। वुकोंग मालूम हुआ कि मिस हान के संप्रदाय के वरिष्ठ असहाय हैं। वुकोंग देखो उनके बेहोश भाई का इलाज नहीं कर सकते। वुकोंग देखो अपने भाई की जान बचाने के लिए वुकोंग देखो मिस हान ने दृढ़ता से खूनी निषिद्ध भूमि जाने का फैसला किया। वुकोंग देखो पैर उस जान बचाने वाले लाल सूरज के फूल की तलाश करो। वुकोंग देखो हान ली मन ही मन सोचता है। वुकोंग देखो थोड़ी और अच्छी तैयारी करने का विचार है। वुकोंग देखो अगली बार खुलने पर ही वहां जाएंगे। वुकोंग देखो लेकिन ठीक इसी समय वुकोंग देखो 2 भाई शिष्यों की बातचीत में वुकोंग देखो एक छोटी सी अफवाह सुनने को मिली। वुकोंग देखो तो अगली बार ब्लडी फॉरबिडन लैंड खुलेगा। वुकोंग देखो नाटक देखने के लिए 60 साल इंतजार करना होगा। वुकोंग देखो इसका मतलब है। वुकोंग देखो अगर इस दौरान जीदान प्राप्त करना है। वुकोंग देखो नाटक में कठिनाइयां आएंगी। वुकोंग देखो हान ली का दिल जोर से धड़का। वुकोंग देखो वह समय की कमी समझता है। वुकोंग देखो उसने चारों ओर खोज करने का फैसला किया। वुकोंग देखो रक्त रंजित निषिद्ध भूमि के बारे में और जानकारी। वुकोंग देखता है कि पीले मेपल घाटी में आधार निर्माण करने वाले कम ही हैं। वुकोंग देखता है कि यह सिर्फ आधार अमृत की कमी के कारण नहीं है। वुकोंग देखता है कि यह आधार निर्माण और क्यूई नियंत्रण के स्तर के अंतर के कारण भी है। वुकोंग देखता है कि यह आधार निर्माण और क्यूई नियंत्रण के स्तर के अंतर के कारण भी है। वुकोंग देखता है कि लेकिन दोनों के बीच आकाश पाताल का अंतर है। वुकोंग देखता है कि कई लोग इस स्तर को पार करने के लिए वुकोंग देखता है कि वर्जित क्षेत्रों में जाने का जोखिम भी उठाते हैं। वुकोंग देखता है कि और अंततः अपनी जान गंवा बैठते हैं। वुकोंग तुम सिर्फ 11वीं परत के हो, क्या तुम मरने जा रहे हो? वुकोंग देखो इस शिष्य की प्रतिभा कम है। वुकोंग देखो 60 साल इंतजार करने का समय नहीं है। वुकोंग देखो कृपया गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करें। वुकोंग ने वर्जित क्षेत्र में लोगों के हताहत होने को कम करने के लिए वुकोंग सभी संप्रदायों ने तनावपूर्ण प्रशिक्षण की एक श्रृंखला शुरू की। सभी संप्रदायों ने तनावपूर्ण प्रशिक्षण की एक श्रृंखला शुरू की। सभी संप्रदायों ने तनावपूर्ण प्रशिक्षण की एक श्रृंखला शुरू की। बुजुर्गों ने रक्त रंजित निषिद्ध क्षेत्र की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। वुकोंग ने शिष्यों को चेतावनी दी। आधार निर्माण गोली बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को अच्छी तरह याद रखो। वुकोंग साथ ही उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र के भीतर का विश्लेषण किया। वुकोंग ने संभावित रूप से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में बताया। कुछ कमजोर क्षमता वाले और भाग्य पर निर्भर रहने वाले साधक थे। वुकोंग ने कहा कुछ ऐसे भी थे जिनकी क्षमता कमजोर नहीं थी। वुकोंग ने कहा जो हमेशा आसान रास्ता खोजने की सोचते रहते हैं। वुकोंग वो साधु जो दूसरों की जड़ी बूटियां छीनते हैं। वुकोंग 2 युआन और वो हैं जो अपनी ताकत बचाकर रखते हैं। वुकोंग असली माहिर जो अपनी कला दिखाते हैं।
वे अपने अनुभव और मजबूत शक्ति का उपयोग करते हैं। वुकोंग वो निषिद्ध क्षेत्र में मछली की तरह तैरते हैं। वुकोंग हालांकि बुजुर्गों ने यह भी बताया, वुकोंग केवल वही जो खुद को सच्चाई से जानते हैं। वुकोंग वो जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। वुकोंग ही सबसे ज्यादा बार जीवित लौटा है। वुकोंग नाटक देख रहा है। इसी दौरान मास्क मून क्लान के भीतर भी कई घटनाएं घट रही हैं। नानगोंग वान ने मून सन ज्वेल यान रुयान को सौंप दिया। वुकोंग देखता है कि मून सन ज्वेल की शक्ति अद्भुत है। यही कारण है कि अन्य 6 संप्रदायों ने इस पर दावा किया। वुकोंग अंततः 7 संप्रदायों की साझा संपत्ति बन गया। संप्रदायों ने समझौता किया कि इसे केवल चौथे दिन खोला जाएगा। वुकोंग चौथे दिन से लगातार नाटक देख रहा है। यह दिन वर्जित क्षेत्र का सबसे खतरनाक दिन है। नानगोंग वान दिल की बीमारी से पीड़ित यान रुयान को देखती है। केवल अंधेरे आत्मा जड़ वाले साधक को ढूंढो। वुकोंग यिन और यांग को संतुलित कर रहा है। वुकोंग ही उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। लेकिन अभी यान रुयान शादी के मामले में वुकोंग अभी इस पर विचार नहीं कर रहा है। वो रान ठीक उस समय यान रुयान को अपने गुरु से विदा लेते देख रहा था और अपने शिष्यों को लेकर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। उसका हृदय रोग बिना किसी चेतावनी के फिर से उभर आया। तीव्र पीड़ा ने उसका चेहरा फीका कर दिया। इसी समय हान ली रक्त रंजित निषिद्ध भूमि की यात्रा की अंतिम तैयारियां कर रहा था। रक्त रंजित निषिद्ध भूमि अत्यंत खतरनाक है। बिना उपयुक्त मंत्रयंत्रों के यह आत्महत्या करने जैसा है। हान ली ने हथेली में निकाली तलवार को देखा। वो कोंग की ढाल और बिजली का मंत्रयंत्र। फिर उसने अपना बहुत दिनों से संजोया 500 साल पुराना पीला लिंगजी निकाला। वो कोंग ने हथेली में देखा और स्थिति समझी। धीरे धीरे दुकान के अंदर से उसने दुकान की शान कीमती खजाना निकाला। वो कोंग ने सोने की चमक वाली ईंट का आशीर्वाद देने वाला खजाना देखा। यह खजाना गोलाकार स्तर के साधक द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। यह रत्न गोलाकार स्तर के एक कुलीन साधक द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। वो कोंग इसकी शक्ति असाधारण है। हान ली ने इसे देखते ही मन मोहित हो गया। वो कोंग ने इस ताबीज को पाने के लिए हान ली ने फिर अपना 1000 साल पुराना संग्रहित जड़ी बूटियों का भंडार निकाला। वो कोंग सौदा पक्का करते हैं। वो कोंग यह सब तुम्हें देता हूँ। वो कोंग मेज पर रखी लौकी। वो कोंग ने चाय के सेट का पीछा किया और सब कुछ ले लिया। अगले दिन हान ली परीक्षा की पूरी आशा के साथ तैयारी कर रहा था। वो कोंग का नया खरीदा गया जादुई उपकरण। अचानक लिंग युआन और उसकी बहन शिष्या से मुलाकात हुई। पता चला कि लिंग युआन को बहन शिष्या की फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मिलने के बाद उसने अपना लालची और स्वार्थी असली चेहरा दिखा दिया। वुकोंग उसे पहचान ही नहीं पाया। वुकोंग ने तो शादी की प्रतिज्ञा तोड़ने का भी विचार कर लिया। वुकोंग शिष्या फिर से क्रोधित हो गई। उसने सोचा था कि भले ही वह इस बुनियादी गोली को न चाहे, परिवार के लोग फिर भी उसे मांगने आएंगे, इसलिए उसने इस विवादित स्थान को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन किसने सोचा था कि मू मिंगयुआन इतना क्रूर होगा। उसने शिष्या को फंसाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया और फिर भविष्य की परेशानी खत्म करने के लिए बगीचा नष्ट करने की योजना बनाई। पागल मू मिंगयुआन ने शिष्या को एक कामोत्तेजक जहर पिला दिया। उसी क्षण जब सब खतरे में था, उसने अचानक हान ली की मौजूदगी महसूस की। हान ली जानता था कि लिंग युआन की शक्ति उससे कहीं अधिक है, लेकिन वह बेकसूर बहन को बेबस देख नहीं सकता था। वो कोंग को नुकसान पहुंचते हुए लड़ाई शुरू हुई और हान ली तुरंत पिछड़ गया। पता चला कि लिंग युआन का हथियार मध्यम आत्मा पत्थर से संचालित था। वो फा की शक्ति अटूट है। वो कोंग का उपयोग अथाह है, लेकिन हान ली का हथियार साधारण है। शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने यह टिक नहीं पाता। स्थिति बिगड़ती देख उसे अचानक याद आया, उसने 50 आत्मा पत्थरों में खरीदा था एक दिव्य गति ताबीज। हान ली ने बिना हिचक ताबीज का उपयोग किया। क्षण भर में उसकी गति अत्यंत तीव्र हो गई। बिजली की कौंध की तरह वह मू युआन पर टूट पड़ा। एपिसोड का अंत किसी धमाके से कम नहीं था। हमने देखा कैसे लिंग युआन के लालची और क्रूर चेहरे ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन हान ली ने अपनी जादुई ताकतों और तेज रफ्तार ताबीज का इस्तेमाल कर न केवल उसे धूल चटाई बल्कि कीमती फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स पर भी कब्जा कर लिया। पर असली सवाल अब भी खड़ा है, क्या 60 साल तक वर्जित क्षेत्र के बंद होने की अफवाह सच साबित होगी? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें।